भौतिक ज्ञान में मैं हूँ राजेंद्र विश्वास, आपका स्वागत करता हूँ। रोटेशनल डायनामिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड देयर एग्जांपल्स, और देखेंगे रोलिंग मोशन, और रोलिंग मोशन में हम निकालेंगे एक्सेलरेशन और स्पीड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? देखिए, कंजर्वेशन ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी आपने देखा था। एनर्जी नाइदर वी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज कन्वर्टेड वन पार्ट टू अनदर पार्ट, है ना। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था। अब हमको क्या देखना है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखना है। अब जैसे वहां पे एनर्जी कंजर्व था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। If no external torque is applied on a rotating system, its angular momentum is conserved। मतलब क्या है? अगर आपने देखिए ये एक रोटेटिंग सिस्टम ले लिया, ठीक है। अब इस रोटेटिंग सिस्टम में अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, जैसे का वैसा। अब जैसे कि मैंने इसको घुमाया तो यहाँ पे ये थोड़ी देर में रुक रहा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल टॉर्क जो अप्लाई होगा यहाँ पे, वो कहाँ किस पोजीशन में रहेगा, ये किस फॉर्म में रहेगा? यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो व्हील्स है इसके बीच में का जो फ्रिक्शन रहेगा, ये फ्रिक्शन, फिर एयर रेजिस्टेंस, और ऊपर से ग्रेविटी भी इफेक्ट गिराएगा। और इसके लिए इसका जो आप मोशन देखोगे, ये मोशन धीरे धीरे इसका मतलब स्पीड कम होता जाएगा और ये रुक जाता है। तो ऐसे में हम कंसीडर करेंगे कि ये जितने भी एक्सटर्नल टॉर्क है ये अप्लाई नहीं होने वाला है रोटेटिंग बॉडी में। ओके, अब समझते हैं कि एग्जैक्टली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम अगर मैंने देखिए ये बॉडी में घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा हूँ। अब इसका जो एंगुलर मोमेंट है, ये कॉमन मैंने फोर्स अप्लाई किया। अभी मैंने क्या किया? रेडियस कुछ ज़्यादा रखा, समझिए, रेडियस ज़्यादा रखा और इसको घुमा रहा हूँ। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, मैंने क्या कर दिया? रेडियस कम कर दिया इसका, और फिर अगर घुमाया उतने ही फोर्स लगा के, तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है ये कंजर्व रहेगा। पहले जितना एंगुलर मोमेंटम था उतना ही बाद में का जो मैंने चेंज किया पोजीशन, वैसे में भी क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम जो है ये कंजर्व रहेगा। मतलब क्या है? हम सिंपल बोल सकते हैं, मतलब देखिए, अगर टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 हो रोटेटिंग सिस्टम में, तो यल जो है कंजर्व रहेगा। मतलब ही क्या है? ये रहना चाहिए कांस्टेंट। मतलब L1 इनिशियल की अगर बात करें, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू होगा एंगुलर मोमेंटम फाइनल। अब ये कैसे इसको प्रूव करेंगे, और जो लास्ट में जो एग्जाम्पल देखेंगे उस एग्जाम्पल में हम बेहतर तरीके से देखेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली रेडियस चेंज होने के बावजूद भी इसका एंगुलर जो मोमेंटम है ये किस तरह से कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखिए। तो चलिए अब करते हैं प्रूफ। इसको हमें करना है प्रूफ। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर R इंटू P। ओके, लीनियर मोमेंटम। अब बहुत ही सिंपल तरीके से हमको इसको प्रूव करना है, एकदम सिंपल है प्रूव करना। अब देखिए, जैसे एंगुलर मोमेंटम आपको मिला है, बस आपको क्या कर देना है? डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन फर्स्ट को। यही एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। ओके, अब देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा? dl/dt इज इक्वल टू d/dt इंटू R इंटू P। अब जैसे हम डिफरेंशियल मल्टीप्लाइंग रूल का जो यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद यही इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? dl/dt इज इक्वल टू, जब देखिए मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन है, दो वेक्टर क्वांटिटी उसका अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, मतलब P मिल गया। उसके बाद एडिशन करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, सेकंड टर्म बाहर, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। चलिए ये हो गया डिफरेंशियल मल्टीप्लाइंग रूल। ओके, अब इस रूल के हिसाब से अभी यहाँ पे हमें देखना क्या है,
सॉल्व हम कर सकते हैं इसको, डेरिवेटिव सॉल्व करना है मतलब क्या है, डेरिवेटिव सॉल्व करना मतलब सिंपल है, हम फॉर्मूला को ही पुटअप कर दें। अब लेकिन हमें पता है डी पी बाय डी टी ये किसका फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो है ये, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब फोर्स का फॉर्मूला है। या उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, उसके बाद मास बाहर जाएगा, वो सेम आपका एक्सेलरेशन इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा, मतलब वही फोर्स है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है, p है लीनियर मोमेंटम जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी आर बाय डी टी है, डी आर क्या होगा, रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर अगर किसी सर्कल का अगर रेडियस वेक्टर बोले तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस के थ्रू ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो आर रहेगा, यही आर क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी v। तो इन्हीं वैल्यू के आधार पे आप लिख सकते हैं डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू आर, वैसे का वैसा लिख लीजिए, ये है गया क्रॉस प्रोडक्ट इंटू एफ, फिर हो जाएगा ये प्लस। ओके, अब p दे दीजिए और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, p की जगह पे आपको क्या मिला है, m इंटू वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तब देखिए हमें पता है i इंटू आई क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि अगर सिमिलर देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है, समझिए ये एक वेलोसिटी, एक हम वेक्टर क्वांटिटी हो गया ये v है और दूसरा भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा तो उनमें जो एंगल बनेगा 0। तो ऐसे वक्त में हम जो यूज़ करते हैं v इंटू वी साइन थीटा, जब क्रॉस प्रोडक्ट में हम यूज़ करते हैं तो साइन 0 अगर लेंगे तो साइन 0 लिए तो ये टोटल जो टर्म है, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसीलिए ये जो टोटल टर्म है, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए आप लिख सकते हो कि डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एफ। अब देखिए आर इंटू एफ का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये आर क्रॉस एफ, यही तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला है ना। तो इसीलिए आप लिख सकते हो, देयरफॉर आप लिख सकते हो डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, टॉ। ओके, देखिए अब कहा क्या गया है कि जो टॉर्क है, टॉर्क 0 होना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, तब ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब हम कंसिडर कर लेते हैं टॉर्क इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ओके, अगर टॉर्क 0 है तो डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो यल होगा, यल हो जाएगा कांस्टेंट। अब अगर ये नहीं समझा है आपको कि यल कांस्टेंट कैसे, तो देखिए ये क्या ले रहे हैं हम लोग, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने जब एक्सेलरेशन पढ़ा होगा तब आपने चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा किया होगा। ओके, अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम चेंज इन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर चेंज इन हम ले रहे हैं, चेंज ले रहे हैं मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ओके, फाइनल मोमेंटम की बात करें, अगर यहाँ पे हम मोमेंटम ले रहे हैं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम रहेगा विद रिस्पेक्ट टाइम, वो भी फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिए यहाँ पे अगर फाइनल और जो इनिशियल है दोनों अगर सेम हो, मतलब फाइनल इज इक्वल टू बी एल और इनिशियल इज इक्वल टू बी एल, कांस्टेंट कॉमन, तभी तो अगर माइनस करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आपको 0 मिलेगा ना। इसका मतलब क्या है, आपको 0 तभी मिलेगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जब क्या हो, ये कंजर्व हो, मतलब कांस्टेंट हो इसकी वैल्यू, मतलब जितना है पहले जितना रहेगा बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। तो ये था प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी इस एग्जाम्पल से ही आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है क्या ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का जो हमने फार्मूला देखा था उस फार्मूला से अभी हम देखेंगे कि एग्जाम्पल किस तरह से रिलेटेड है और किस तरह से एग्जाम्पल से हम फार्मूला को रिलेट करके
बेहतरीन तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझ सकते हैं। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला हमें मिला था, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। देखिए यहाँ पे जो आई है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, आई इंटू ओमेगा। लेकिन चलिए इसको थोड़ा और डिराइव करते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम्पल को रिलेटेड करके समझ पाए। तो देखिए यहाँ पे जो आई है, आई इज इक्वल टू क्या है, एम इंटू आर स्क्वायर। अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, आपको पता है, पहले भी हम लोग डिराइव किए, लेकिन मैंने यहाँ पे समेशन का वाला फॉर्म ना लेके डायरेक्ट एम आर स्क्वायर वाला फॉर्म लिया है। और नेक्स्ट जो है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, 2 पाई टी। अब यहाँ पे टी क्या है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को जब हम निकालते हैं तब क्या, किस तरह से फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है उससे भी हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टर्न पर सेकंड। तो देखिए इन्हीं दोनों फार्मूला को अगर मैं रिलेट करता हूँ या पुटअप करता हूँ एंगुलर मोमेंटम के फार्मूला में, तो आपको मिलेगा एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई n। चलिए फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बेले डांसर को डांस करते हुए देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो लिया गया है जिसमें एक बेले डांसर डांस कर रही है। अभी इस पोजीशन में अगर आप बेले डांसर को डांस करते हुए देखोगे तो स्टार्टिंग में जब देखोगे तब बेले डांसर का जो हैंड्स है, ये हैंड्स अपने शरीर से क्या है, थोड़ा दूर है। अब जब शरीर से थोड़ा दूरी पे होता है हैंड्स, तब आपको देखने को मिलेगा उस लड़की की जो एंगुलर वेलोसिटी है, ओके, वो कम है। मतलब वहाँ पे आपको देखने को ही मिलेगा कि जो रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशन है, वो क्या होता है, कम होता है। तो इसी को फर्स्ट फिगर में समझते हैं कि एग्जैक्टली फर्स्ट जो पोजीशन है उस पोजीशन में क्या था। इस पोजीशन में क्या होता है, जो हैंड्स होते हैं, ये हैंड्स शरीर से दूर होता है। अब देखिए शरीर से अगर हैंड्स दूर है और मैंने बॉडी के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाला, तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकाला एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो देखिए मेरा जो पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है, ये मुझे ज़्यादा मिलेगा। अगर पोजीशन वेक्टर से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग पोजीशन में है, मतलब ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप देखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि देखिए एम जो है मास ऑफ द बॉडी है, मास तो कांस्टेंट रहेगा। अभी आर इंक्रीज हो रहा है तो एम इंटू आर, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगा। ओके, सेम अगर आप दूसरा देखोगे, इसी में यहाँ पे जो ये नए मतलब फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नंबर्स ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज इन फॉर्म में है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में जो ओमेगा है, ओमेगा भी डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा। मतलब सिंबल है एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि L1 लेता हूँ इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए सेम फॉर्मूला I इंटू ओमेगा। लेकिन यहाँ पे जो आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये ज़्यादा है, लार्ज है, ये ध्यान में देना है। अब सेकंड फिगर इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। जब क्या होता है, बेले डांसर अपने जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स को शरीर के बहुत ही करीब लेके आती है। तो ऐसे वक्त में आप देखोगे कि उसका जो रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशन है, ये बढ़ जाता है। नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर जो होता है ये बहुत कम होता है। कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, कम होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या होता है, कम होता है। लेकिन आप अगर देखोगे वीडियो में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो लड़की का बढ़ चुका है ना, बेले डांसर का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ चुका है। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो, अगर मैं ये फिगर 2 के लिए देख रहा हूँ, L2 देख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम आई इंटू ओमेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कम रहेगा और एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा ये
इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंडीशन में कम लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इस कंडीशन में ज़्यादा। तो ऐसे में देखिए दोनों भी कंडीशन को अगर आप रिलेट करते हैं दोनों कंडीशन को, देखिए फर्स्ट में क्या हुआ था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा था, एंगुलर वेलोसिटी कम था। सेकंड में क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। तो ऐसे में क्या कहोगे आप, ऐसे में आप कह सकते हो कि L1 इज इक्वल टू L2 रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसी कंडीशन की वजह से हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये क्या होता है, कंजर्व होता है। अब अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकंड एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल से पूरा रिलेटेड ही है, सेम कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा अलग है ही नहीं। बस इसमें हो क्या रहा है, जो स्विमर डाइव लगाता है, तब डाइव लगाते वक्त वो क्या करता है, देखिए पहले तो स्टार्टिंग में वो अपने हाथ को एकदम स्ट्रेट करता है। ओके, अब जब स्ट्रेट करता है तो ऐसे वक्त में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे वो जंप लगाता है और हवा से जैसे पानी की तरफ वापस आने लगता है, वैसे क्या करता है, वो अपने शरीर को वो सिकोड़ लेता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ही करीब वो अपने पूरे शरीर को लेके आता है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है इस कंडीशन में यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। अब आपको रोटेशनल मोशन भी पता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी पता है। अगर स्ट्रेट पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, लीनियर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो हो गया ट्रांसलेशनल, या आप उसको बोल सकते हो लीनियर मोशन। ओके, और रोटेशनल मोशन कैसा है, किसी एक्सिस के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो हो गया आपका रोटेशनल मोशन। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने एक गोली ले लिया, देखिए ये गोली, ऐसे इस गोली को जब भी आपने मूव किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये क्या होता है, अपने ही अगर इसके सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो इसके सेंटर ऑफ मास से ही क्या करेंगे, अपने ही एक्सिस में ये रोटेट करता है ना, और आगे भी बढ़ता है। मतलब ये खुद में भी गोल गोल घूमता है और आगे की तरफ भी बढ़ता है। तो यही एग्जाम्पल क्या है आपका, रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल है। इसलिए आप सिंपल रोलिंग मोशन को बोल सकते हैं रोलिंग मोशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। चलिए अभी कंसिडर कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, जो कि ये मैंने लिया है, ये गोली ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसको मैं रोलिंग मोशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस रोलिंग मोशन में इसको अगर मैंने परफॉर्म करवाया तो देखिए यहाँ पे इस बॉब का या इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, ठीक है, वो कंसिडर कर लेते हैं आई। ओके, जो कि क्या हो रहा है, रोल कर रहा है यूनिफॉर्मली, ये जो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली रोल कर रहा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है। अब इसके में बात करते हैं, इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, लीनियर स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, लीनियर स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास वी कंसिडर कर लेते हैं। इसका जो रेडियस होगा इस बॉल का, इस गोली का जो रेडियस होगा वो आर कंसिडर कर लेते हैं, और ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड जो है, इसका एक हमें रिलेशन भी पता है जो लीनियर स्पीड के साथ होता है, जो कि होता है v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, ठीक है। ये इस पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी होगा। अब इस पार्टिकल का जो टोटल मास है हम कंसिडर कर लेते हैं एम, कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ द बॉडी। ओके, और जो यहाँ पे एक के कंसिडर करेंगे, के क्या लेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि देखिए जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना होता है आई इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा था एम के स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, लेकिन के किस लिए लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं ना, इसीलिए वो जो पोजीशन वेक्टर होता है सेंटर ऑफ मास, जिस बॉडी का पूरा सेंटर ऑफ मास हम जहाँ पे कंसीडर करते हैं वहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो वहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वही जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम के लेते थे, रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रोलिंग मोशन में एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसमें टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चलिए वो निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने देखा कि जो रोलिंग मोशन है ये क्या है, रोटेशनल मोशन और जो ट्रांसलेशन मोशन है इससे कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी की,
टोटल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये दोनों मोशन से ही तो दोनों, इस दो टाइप की जो मोशन है, इन टू टाइप की मोशन के कॉम्बिनेशन से तो ये रोलिंग मोशन बन रहा है। इसीलिए हम लिख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एडिशन करेंगे दोनों का। ओके, तो अभी हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको आई का फॉर्मूला पता है। आई क्या है, आई का जो फॉर्मूला है ये आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लेंगे अभी, क्योंकि सेंटर मास जो हम कंसीडर करेंगे वही उसी का पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। इसका अगर आर मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, रेडियस, ओके, तो ये होगा ओमेगा। लेकिन ये क्या ले रहे हैं अपन, ओमेगा का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर देखिए इसी के आधार पे आप इसको लिख सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पे आप लिख सकते हैं एम के स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ एम और ये वी स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन टर्म को हम बाहर निकाल के एम वी स्क्वायर को अगर बाहर निकाले, देखिए यहाँ पे तो कुछ रहता नहीं है, इसलिए हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 इंटू करोगे तो यही टर्म आपको मिलेगा। प्लस कर देते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, बस के स्क्वायर बच रहा है और आर स्क्वायर बच रहा है, बस मिल गया आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। तो ये था रोलिंग मोशन के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड विल प्योर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब देखिए अभी जब हमने रोलिंग मोशन देखा, रोलिंग मोशन में हमने क्या लिया, एक रिजिड ऑब्जेक्ट ले लिया, अभी देखिए जो गोली लिया था। ओके, अब इस रिजिड ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास एम लिए थे और रेडियस आर लिए थे, इसको हम रोल डाउन करवाए, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन से। इंक्लाइंड प्लेन से जब हम इसको रोलिंग कराए तो ये हो गया था प्योर रोलिंग का एक एग्जाम्पल। ओके, अब इस प्योर रोलिंग में हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है और स्पीड निकालना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जैसे मैंने इसको रिलीज किया, ये क्या होगा, नीचे की तरफ रोल करके स्लाइड। अभी यहाँ पे एक ध्यान देना है आपको, ये स्लाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, रोलिंग मोशन जो है स्लाइड परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ये परफेक्ट रोलिंग मोशन में आना चाहिए। अब ऐसे वक्त में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर रहेगा तब इसमें क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगा, और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैं यहाँ पे इस बॉल को रिलीज करूँगा तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग निकाला है, तो उसी इक्वेशन से हम इसको आगे बढ़ेंगे और उसी इक्वेशन से हम देखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है और स्पीड जो है, स्पीड या वेलोसिटी, उसका हम फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो जो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिला था, इक्वेशन फर्स्ट की एनर्जी के लिए जो इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये था आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एडिशन, है ना, और यही कंबाइन मिलके ही क्या बन रहा था, टोटल काइनेटिक एनर्जी बन रहा था। क्योंकि यहाँ पे रोलिंग मोशन जो होता है, रोलिंग मोशन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन।
या आप ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यही अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी, ओके, तो इसी को जैसे हमने आगे सॉल्व किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमको क्या मिला था, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन मिला था। चलिए ये इक्वेशन हमने पहले भी फर्स्ट कंसीडर किया और ये सेकंड कंसीडर करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसीलिए देखिए, इसलिए हम लिख सकते हैं जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पहले होगा वही चेंज होके जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वही इक्वल टू यहाँ पे जितना भी काइनेटिक एनर्जी बन रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। अब देखिए हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी पता है और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हमें पता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एम जी एच होता है, इसीलिए आप लिख सकते हैं इसी इक्वेशन के आधार पर एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या मिला हमें, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी मिला, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है। इसको अगर हमने आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास वो चाहिए, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वी को हम अलग करेंगे, है ना। तो वी को अलग, देखिए आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए और स्पीड भी निकालना है। तो पहले हम स्पीड निकालेंगे, क्योंकि हमें ये वी दिख रहा है और वी का ही जो फॉर्मूला है, वी का जो सिंबल हमने लिया है वो स्पीड के लिए लिया है, तो उसको बस अलग करना है। देखिए ये हो गया, इतना समझ में आ गया तो आपको आसानी से वेलोसिटी को निकालना आ जाएगा। लेकिन क्या है, आपको सभी टर्म को, जैसे कि वी को एक साइड में रखना है और बाकी सभी टर्म को दूसरे साइड में लेके जाना है, बस इतना करना है। तो हमें ये टर्म मिल रहा है, उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, टू साइड चला जा रहा है, मतलब 2mg डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा एम क्या हो जाएगा उस साइड से इस साइड, ये हम एम जो ले रहे हैं कैपिटल एम ले रहे हैं मास के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी मास के लिए कैपिटल एम लेना है, ठीक है, सिमिलर टर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको एम लेना है कैपिटल एम। ओके, अब देखिए एम जी एच, अब ये एम जब इस साइड आ जा रहा है मतलब ये डिवाइडेशन में आ जा रहा है। ओके, क्या रह रहा है आपका 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएगा, ये पहले लिख लीजिए, ये हो जाएगा वी स्क्वायर। देयरफॉर इसी के सामने आप लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एम कैंसिल हो रहा है और कैंसिल क्या होगा, और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए आप लिख सकते हो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। देयरफॉर वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ये क्या मिल रहा है, ये वेलोसिटी के लिए आपको इक्वेशन मिल रहा है। अब देखिए ये जो वेलोसिटी आपको मिला है, ये वेलोसिटी क्या है, अगर आप स्टार्टिंग के पॉइंट की बात करोगे तो वहाँ का वेलोसिटी और नीचे की पॉइंट की बात करोगे वेलोसिटी का सेम होने वाला है, नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होने वाला है। आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे नीचे की तरफ ये बॉब या गोली बोलो, ये अगर नीचे की तरफ जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे क्या होने वाला है, इसका वेलोसिटी जो है ये चेंज होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने इक्वेशन निकाला। अब वेलोसिटी जो चेंज होने वाला है ये कहाँ से कहाँ तक चेंज होने वाला है, आपको जीरो से लेकर क्या होने वाला है, फाइनल वेलोसिटी तक चेंज होने वाला है। अब जब चेंज हो रहा है तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को निकालेंगे उससे पहले देख लेते हैं कि जो लीनियर डिस्टेंस है वो लीनियर डिस्टेंस क्या रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे जो लीनियर डिस्टेंस अगर फिगर में आप देखें तो एस से डिनोट किया गया है, लेकिन एस को हम निकाल सकते हैं, जो ये एंगल है एंगल के रिलेशन से हम उसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा पुटअप करता हूँ, साइन थीटा अगर पुटअप कर रहा हूँ कहाँ पे, इस एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम कन्वर्ट कर दें इसको बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका, यस है। देयरफॉर यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। ओके, ये हमें क्या मिला, यस, और ये एस के थ्रू ही क्या होने वाला है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, लीनियर जो वेलोसिटी है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज होगा कहाँ पे, फ्रॉम जीरो टू वी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा रहेगा हमें, यस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो, तो यस का जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन मिला है वो हमें मिल चुका है। अभी हमको क्या निकालना है,
अभी हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम, तो क्या डायरेक्ट डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? जैसे कि हमको नॉर्मली पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम दे देंगे तो निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं कर सकते। अब इस कंडीशन में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है एक पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब ऐसे सिचुएशन में हमको एक्सेलरेशन निकालना होता है, या हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी निकालना होता है, या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, कोई एरिया निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ठीक है, जिसे हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, तो उस काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखना आप, जैसे ही सिचुएशन हो, इसे स्टार्टिंग में भी हम लोग ने ये टर्म देख चुके हैं, मतलब कोई अगर चेंज हो इनिशियल टू फाइनल, तो ऐसे में अगर एक्सेलरेशन है, टाइम है, या डिस्प्लेसमेंट है, इन सब का रिलेशन हमें पता होता है, और उन्हीं इक्वेशन से हम लोग कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2a(s) इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। यहाँ पे जो u रहेगा, u इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी रहेगा वो वेलोसिटी क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। इसलिए देयरफॉर आप लिख सकते हो 2a(s) इज इक्वल टू यू स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या मिला है हमें, ये पूरा पूरा टोटल टर्म मिला है यू स्क्वेयर। इसको इक्वेशन अगर आपने थर्ड दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अगर हम देखें तो क्या मिल जाएंगे आपको, ये अगर टोटल दे दिए, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाने वाला है, इसे भी कैंसिल हो जाने वाला है, रह के जाने वाला आपका 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मिला आपको 2a(s) इज इक्वल टू, ओके, इसको इक्वेशन 4 दे दीजिए। बस बाकी सभी टर्म अभी आपके पास ही है। जैसे कि एस को हमने निकाला अभी तो एस का जो फार्मूला देखा, वो एस का जो फार्मूला हमको मिल रहा है वो एस का फार्मूला बस आपको पुट अप करना है, बस बाकी फिर ये तो आपके पास है ही, तो उसी ए को अलग करना है। देखिए सिंपलीफाई बस करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ये एस की जगह पे आप पुट अप कर सकते हो एच अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टोटल टर्म है वैसे का वैसा रख दीजिए, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। देयरफॉर अगर यहाँ पे अपने टर्म अलग किया तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस साइड जा रहा है, मतलब 2gh साइन थीटा डिवाइडेड बाय h नीचे आ रहा है, मतलब h 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, जो कैंसिल होता है वो टर्म कैंसिल कर दीजिए, h कैंसिल हो रहा है, इसीलिए आप लिख सकते हो 2a इज इक्वल टू, और देखिए ये 2 को भी उस साइड भेज दीजिए। चलिए यहाँ ये 2 को भी हम इस साइड भेज देते हैं, मतलब यहाँ पे डिवाइडेशन में, तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये है इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।